नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मानवी की क्लासेस में। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, लास्ट वीडियो में हम दो ध्रुवीयता का अंत यानी कि पोल साइंस का चैप्टर 2 पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में बच्चों हमने जाना सोवियत संघ का उदय किस प्रकार हुआ, सोवियत संघ का उदय, और उदय के साथ साथ बच्चों हमने सोवियत संघ की प्रणाली यानी कि सोवियत प्रणाली के बारे में जाना। सोवियत प्रणाली क्या थी, यानी कि सोवियत किस तरीके से चल रहा था, सोवियत में कौन सी सरकार काम करती थी, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था कैसी थी, ठीक है, और सोवियत संघ किस प्रकार से विकास कर रहा था। और उसके साथ साथ बच्चों हमने जाना सोवियत संघ की प्रणाली, सोवियत प्रणाली यानी कि सोवियत सिस्टम किस प्रकार से कमज़ोर होने लगी, ठीक है। ये सारी चीज़ बच्चों हमने लास्ट वीडियो में जानी, ठीक है। अब हम आज की जो वीडियो में जानेंगे बच्चों, आज की हम वीडियो में जानेंगे जो सोवियत संघ की प्रणाली कमज़ोर हो रही थी उसको बचाने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो हम जानेंगे, सोवियत संघ का विघटन किस प्रकार हुआ, सोवियत संघ का विघटन, और बच्चों सोवियत संघ के विघटन के साथ साथ हम जानेंगे सोवियत संघ के विघटन के परिणाम क्या हुए, विघटन के परिणाम। और बच्चों आज की ही वीडियो में हम सोवियत संघ के भारत के साथ किस तरीके के संबंध थे और रूस के भारत के साथ किस तरीके के संबंध है, इन पर भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से सोवियत जो प्रणाली कमज़ोर हो रही थी यानी कि सोवियत सिस्टम जो कमज़ोर हो रहा था उसको बचाने के प्रयास किए गए। तो बच्चों सोवियत प्रणाली कई कारणों से कमज़ोर हो रही थी जिसकी चर्चा हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि हमने जाना हथियारों की होड़ के कारण और सरकार की जो गलत नीतियाँ थी और जो भ्रष्टाचार बढ़ गया था उसके कारण सोवियत संघ की जो प्रणाली थी वो कमज़ोर होती जा रही थी। लेकिन बच्चों प्रणाली को कमज़ोर होता देख सन 1980 के दशक में एक व्यक्ति आए जिन्होंने सोवियत संघ की प्रणाली को मजबूत करने का प्रयास किया, लेकिन वो फिर भी असफल हो गए और सोवियत संघ का विघटन हो गया था, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, सोवियत संघ जो विकास के रूप में पीछे पिछड़ता जा रहा था, ठीक है, और सोवियत संघ की प्रणाली कमज़ोर होती जा रही थी, उसको बेहतर करने के लिए सन 1980 के दशक में वहाँ के सोवियत संघ के यूएसएसआर के एक महासचिव आए, महासचिव जिनका नाम था बच्चों मिखाइल गोर्बाचेव। क्या नाम था? मिखाइल गोर्बाचेव। ये नाम बच्चों याद रखना। मिखाइल गोर्बाचेव ही बच्चों वो व्यक्ति थे जिसने सोवियत संघ की प्रणाली में सुधार लाने के प्रयास किए और जो सोवियत संघ पश्चिमी देशों से पिछड़ता जा रहा था उसको बेहतर या उनके बराबर लाने का प्रयास किया, ठीक। तो बच्चों जान लेते हैं ऐसे कौन कौन से कदम मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा उठाए गए, जो ये सुपरमैन बनकर आए थे, इनके द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए जो हेल्प कर सकते थे सोवियत संघ की प्रणाली को बचाने में। तो देख लेते हैं बच्चों वो कौन कौन से कदम थे या प्रयास जो मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ की प्रणाली को बचाने के लिए किए। तो बच्चों जो सबसे पहला प्रयास था वो था पश्चिमी देशों के साथ, वेस्टर्न कंट्री के साथ, पश्चिमी देशों के साथ संबंध बनाना, ठीक है। देख तो बच्चों इस पॉइंट को समझने के लिए आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज ले लें। हमारी दुनिया को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो पहली दुनिया, दूसरी दुनिया और तीसरी दुनिया। देखो बच्चों पहली दुनिया में कौन से देश आते हैं? पहली दुनिया में आते हैं अमेरिका, ठीक है, तथा यूरोप के पश्चिमी देश। कौन से देश? यूरोप के पश्चिमी देश, वो पहली दुनिया में आते हैं। और इन्होंने कौन सी विचारधारा अपनाई हुई थी? उदारवाद व
पूंजीवाद, ठीक है, और यहाँ पर लोकतंत्र भी था। और बच्चों दूसरी दुनिया में जो आते हैं वो आते हैं यूएसएसआर और यूरोप के पूर्वी देश, ठीक है। वो कौन सी दुनिया में आते थे? वो आते थे दूसरी दुनिया में। और इन्होंने क्या अपनाया हुआ था? इन्होंने अपनाया हुआ था, कौन सी विचारधारा थी इनकी? साम्यवाद और समाजवाद। बहुत बढ़िया। और तीसरी दुनिया बच्चों, तीसरी दुनिया में बच्चों आते हैं सन 1945 के बाद जितने भी देश आज़ाद हुए, ठीक है, वो लैटिन अमेरिका के देश हो, ठीक है, वो एशिया के देश हो जिनमें भारत भी शामिल है, ठीक है, वो सारे किस में आते थे? तीसरी दुनिया में। यानी कि वो सारे देश जो सन 1945 के बाद आज़ाद हुए थे वो कहाँ पर आते हैं? वो तीसरी दुनिया में आते हैं। तो ठीक है बच्चों, तो बच्चों पहली दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच आपको पता है क्या हुआ था? पहली दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच हुआ था शीत युद्ध, ठीक है। और पहली दुनिया ने दूसरी दुनिया से संबंध अपने तोड़े हुए थे। यानी कि जो यूएसएसआर था वो पश्चिमी देशों से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखता था, ठीक है। और यूएसएसआर का मानना था कि मैं अपनी विचारधारा और अपने सिस्टम के बलबूते पश्चिमी देशों से आगे निकल जाऊंगा। लेकिन बच्चों शीत युद्ध में ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या? यूएसएसआर तो पीछे पिछड़ता चला गया, ठीक है। यूएसएसआर की प्रणाली यानी कि सिस्टम कमज़ोर होता चला गया। और अमेरिका और पश्चिमी देश दिन प्रतिदिन प्रगति करते चले गए, ठीक है बच्चों जो यूएसएसआर था वो पहली दुनिया यानी कि अमेरिका और यूरोप से आर्थिक रूप से भी पिछड़ने लगा, टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी रूप से भी पिछड़ने लगा, ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी पिछड़ने लगा। तो मिखाइल गोर्बाचेव ने बच्चों क्या किया? मिखाइल गोर्बाचेव ने क्या किया कि पहली दुनिया के देशों के साथ संबंध बनाने यानी कि पश्चिमी देशों की दुनिया के साथ संबंध बनाने शुरू कर दिए, ठीक है, ताकि यूएसएसआर को भी वो टेक्नोलॉजी और वो तरीके मिल जाए ताकि वो अपने यूएसएसआर की जो कमज़ोर होती प्रणाली थी, यूएसएसआर का जो विकास रुक गया था, उसको आगे बढ़ा सके। तो ये पॉइंट बच्चों आपको समझ आया होगा। बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। बच्चों दूसरा जो कदम मिखाइल गोर्बाचेव ने उठाया वो उठाया आर्थिक सुधार। क्या किया? आर्थिक सुधार, जिसको बच्चों यानी कि रशियन लैंग्वेज जो उनकी अपनी लैंग्वेज थी उसमें ग्लानोस्त या ग्लासनोस्त भी कहा जाता है, ठीक है। ये एक मेजर सुधार था। मेजर सुधार क्यों था? देखो बच्चों, जो सोवियत संघ था वो साम्यवाद की विचारधारा पर चल रहा था, साम्यवाद की विचारधारा पर, और वहाँ पर जितने भी रिसोर्सेज जितने भी संसाधन होते थे वो किसके हाथ में होते थे? वो सरकार के हाथ में होते थे, ठीक है। यानी कि जो मार्केट थी, जो इकोनॉमी थी, जो अर्थव्यवस्था थी, वो किसके हाथ में थी? वो सरकार के हाथ में थी, ठीक है, निजी हाथों में नहीं थी। मिखाइल गोर्बाचेव ने क्या किया? मिखाइल गोर्बाचेव ने किया क्या कि जो सरकार के हाथ में रिसोर्सेज थे उन रिसोर्सेज को प्राइवेट करना शुरू कर दिया। प्राइवेट करना यानी कि उनका निजीकरण करना शुरू कर दिया। देखो बच्चों, मिखाइल गोर्बाचेव ने निजीकरण करना क्यों शुरू किया? इसके पीछे एक रीज़न है। आपने पहली वीडियो में जाना होगा, जो सोवियत संघ की प्रणाली जो कमज़ोर हुई थी उसके पीछे एक रीज़न था कि सोवियत संघ की जो इंडस्ट्रीज़ थी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा था, यानी कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा निवेश नहीं कर पा रही थी, निवेश नहीं हो रहा था, जिसके कारण नुकसान उनको झेलना पड़ रहा था। तो मिखाइल गोर्बाचेव ने क्या किया? अपनी इंडस्ट्रीज़ या अपने देश में निवेश को बढ़ाने के लिए जो सरकार के हाथ में जितने रिसोर्सेज थे उनका निजीकरण करने का प्रयास किया, उनको प्राइवेट हाथों में दे दिया, ठीक है। तो तीसरा प्रयास जान लेते हैं बच्चों। तीसरा जो बच्चों सुधार किया वो था राजनीतिक सुधार, जिसको पेट्राइका भी कहते हैं, ठीक है, ये याद रखना। देखो बच्चों, आपने लास्ट वीडियो में बिल्कुल जाना होगा कि सोवियत संघ का विघटन होने के पीछे एक और रीज़न था। वो रीज़न क्या था कि लोगों को अधिकार नहीं मिले हुए थे। जैसे अधिकार लोकतंत्र में मिलते हैं वैसे अधिकार नहीं मिले हुए थे। तो मिखाइल गोर्बाचेव ने क्या किया? मिखाइल गोर्बाचेव ने यूएसएसआर में
यूएसएसआर को थोड़ा सा लोकतांत्रिक रूप देने की कोशिश की। क्या किया? लोकतांत्रिक रूप देने की कोशिश की, ठीक है, और लोगों को कुछ अधिकार मुहैया कराने की कोशिश की, ठीक है, तो ये काम किया। लेकिन बच्चों इसके कारण पता है खतरा किसको होने लगा? लोकतांत्रिक रूप में क्या होता है? चुनाव होगा, ठीक है, कोई अदर पार्टी आएगी। लेकिन इस कदम के कारण बच्चों जो सोवियत संघ में सरकार चलती थी कम्युनिस्ट पार्टी की, तो कम्युनिस्ट पार्टी को खतरा होने लगा, ठीक है। बढ़ते अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बच्चों। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा, जो कि मिखाइल गोर्बाचेव ने अपनी सोवियत संघ को बचाने के लिए किया, वो था बच्चों हथियारों की होड़ की समाप्ति कर दी। क्या किया? हथियारों की देखो मेरे मुंह से हत्यारे निकल जाते हैं, हथियारों, तो ये हथियारों वो वाले नहीं, मर्डर नहीं, किसी का मर्डर नहीं किया, यहाँ पर हथियार यानी कि वेपन्स की बात कर रहा हूँ। हथियारों की होड़। देखो बच्चों, सोवियत संघ की जो प्रणाली कमजोर हुई थी उसके पीछे ये भी एक बड़ा रीज़न था कि हथियारों की होड़ के कारण सोवियत संघ अपना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कहाँ पर लगा रहा था? हथियार बनाने में लगा रहा था, जिसके कारण क्या हो रहा था? सोवियत संघ लगातार सामाजिक कल्याण करने में, ठीक है, लोगों का सामाजिक कल्याण करने में कहीं ना कहीं पीछे रह रहा था, ठीक है। तो मिखाइल गोर्बाचेव ने क्या किया? अपने पैसे यानी कि जो यूएसएसआर अपने पैसे हथियारों में लगा रहा था उसको लगाना बंद कर दिया और हथियारों के होड़ की समाप्ति की, ठीक है। और बच्चों अफगान संकट आपको पता होगा। अफगान संकट में क्या किया था? 1979 में यूएसएसआर ने अपने हथियार कहाँ पर स्थापित कर दिए थे? वो अफगानिस्तान में स्थापित कर दिए थे, जिसके कारण यूएसएसआर को काफ़ी नुकसान हो रहा था। तो मिखाइल गोर्बाचेव ने हथियारों की होड़ भी समाप्त करी और अपने हथियार अफगानिस्तान से वापस भी हटा लिए। तो बच्चों ये सारे प्रयास किसके द्वारा किए गए? ये प्रयास किए गए मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा। लेकिन बच्चों आपको जानकर हैरानी होगी कि मिखाइल गोर्बाचेव ने इतने सारे प्रयास किए लेकिन फिर भी वो असफल हो गए। तो वो क्या रीज़न था कि वो असफल हो गए? तो वो जानते हैं बच्चों, बने रहिए वीडियो में। तो चलिए बच्चों अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो बच्चों है वो है सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ था? क्या क्या रीज़न थे सोवियत संघ का जिनके कारण विघटन हुआ? तो बच्चों अभी तक आप समझ चुके होंगे कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, अगर आप पहली वीडियो और ये वाली वीडियो देख रहे होंगे। तो बच्चों जान लेते हैं वो कारण क्या क्या थे जिसके कारण सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो बच्चों जो पहला रीज़न था वो था कमज़ोर सोवियत प्रणाली। देखो बच्चों, सोवियत संघ ने जो सिस्टम अपनाया, जो विचारधारा अपनाई, वो धीरे धीरे कमज़ोर होती चली गई, जिसके कारण क्या हुआ? सोवियत संघ एक तो पश्चिमी देशों से पिछड़ने लगा और सोवियत संघ का विकास रुक गया, ठीक है। उसके कारण क्या हुआ बच्चों? लोगों में अविश्वास फैलने लगा और लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का भी उदय होने लगा और लोग क्या चाहने लगे कि उस सिस्टम को बदलना चाहिए, ठीक है, यूएसएसआर उतना बेहतर नहीं है। तो पहला रीज़न क्या था जिसके कारण सोवियत संघ का विघटन हुआ? वो था कमज़ोर सोवियत प्रणाली। दूसरा रीज़न था बच्चों नागरिकों की इच्छा या आकांक्षाओं का पूरा ना हो पाना। देखो बच्चों, 15 राज्य या 15 देश सोवियत संघ से क्यों मिले? उनका ऐसा मानना था कि वो पश्चिमी देशों से आगे निकल पाएंगे सोवियत संघ के सिस्टम या प्रणाली को अपनाकर। लेकिन उन नागरिकों की तो इच्छा पूरी नहीं हुई, उनके साथ अत्याचार होने लगा, ठीक है, उनको दबाया जाने लगा। जो वहाँ की पार्टी थी वो सत्तावादी थी और अजवाबदेह थी, ठीक है। तो बच्चों लोगों की आकांक्षा ना पूरी हुई, जिसके कारण उनके अंदर अविश्वास पैदा हुआ और वो अलग होना चाहते थे सोवियत संघ से, ठीक है। तो दूसरा रीज़न समझ आया। तीसरा रीज़न था बच्चों सत्तावादी व अजवाबदेह सरकार। देखो बच्चों, किसी भी सरकार की जो जिम्मेदारी होती है वो होती है लोगों की इच्छाओं को पूरा करे और देश की प्रगति करे, ठीक है। लेकिन जो बच्चों सरकार थी वो लोगों के प्रति अजवाबदेह थी, ठीक है, लोगों के प्रति अजवाबदेह थी और वो अपनी सरकार को बदल भी नहीं सकते थे। सत्तावादी सरकार हो चुकी थी, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी, एक ही पार्टी की सरकार थी। तो बच्चों लोग अपने आप को दमित महसूस करने लगे, दबा हुआ महसूस करने लगे। तो ये भी एक रीज़न रहा जिसने सोवियत संघ का विघटन कराया। अगला रीज़न था बच्चों आर्थिक संकट। देखो बच्चों, सोवियत संघ में एक तो इन्वेस्टमेंट की कमी थी, बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा था, अंदर से जो उद्योगपति थे वो भी उद्योगपति थे ही नहीं, सरकार के हाथ में सारी रिसोर्सेज थे और सरकार इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही थी। तो क्या हुआ बच्चों? आर्थिक संकट आने लगा और सरकार इन्वेस्टमेंट कर भी रही थी तो वो हथियारों पर कर रही थी, जिसके कारण क्या हुआ बच्चों? धीरे धीरे सोवियत संघ में आर्थिक संकट आया और सोवियत संघ का विकास
रुक गया। जो सोवियत संघ बच्चों कभी एक पिन से लेकर के एक कार तक सभी चीज़ों का निर्माण करता था, आज उसमें कई अकाल भी पड़ने लगे। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न था। ठीक है, और बच्चों 1979 में जो अफ़गानिस्तान में जो सोवियत संघ ने किया, अपने हथियार वहाँ पर स्थापित किए, तो वो एक बहुत बड़ा रीज़न रहा जिसके कारण आर्थिक संकट आया। और बच्चों भ्रष्ट नौकरशाही भी थी, वो भी एक रीज़न था। अगला था बच्चों गोर्बाचेव के सुधारों का विरोध। देखो बच्चों, गोर्बाचेव सन 1980 में वहाँ के महासचिव बने। उन्होंने प्रयास किया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रयास किया कि सोवियत संघ को किसी न किसी तरीके से बचाया जाए। लेकिन क्या हुआ, सोवियत संघ के जो लोग थे, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, उन्होंने गोर्बाचेव के सुधारों का ही विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके कारण सोवियत संघ का विघटन हो गया। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा CIS। ये फुल फॉर्म याद रख लेना, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। इसकी फुल फॉर्म ये है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, यानी कि स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल क्या है। ठीक है, ये जान लेते हैं। देखो बच्चों, सन 1991 में 1991 में, ठीक है, एक व्यक्ति थे बोरिस येल्त्सिन। कौन थे? बोरिस येल्त्सिन। ठीक है, सन 1991 में बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में रूस, बेलारूस और यूक्रेन, ठीक है, रूस, बेलारूस और यूक्रेन, ये तीन राज्य सबसे पहले क्या हुए? सोवियत संघ से विघटित हुए। ठीक है, और इन राज्यों ने क्या किया? और इन राज्यों ने बच्चों क्या किया? इन्होंने पूंजीवाद अपनाया। ठीक है, पूंजीवाद अपनाया। और इन सब से बच्चों जो देश जुड़े उनको क्या कहा गया? CIS, यानी कि संयुक्त स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल। ठीक है, आई बात समझ में? इसमें सिंपल सा इतना लिखना है कि सन 1991 में, ठीक है, रूस, बेलारूस और यूक्रेन, ये तीन राज्य सबसे पहले अलग हुए थे और इन्होंने जो संघ बनाया उसको CIS, यानी कि स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल कहा गया। ठीक है बच्चों, देखो अगर एक क्वेश्चन इससे ये भी पूछ लेता है कि सोवियत संघ से सबसे पहले कौन से तीन राज्य अलग हुए, तो वह हुए थे रूस, बेलारूस और यूक्रेन। उन्होंने कौन सा संघ बनाया? CIS, स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल। ठीक है, और किसके नेतृत्व में विघटित हुए, किसके नेतृत्व में अलग हुए? बोरिस येल्त्सिन, ये एक नेता थे। ठीक है, ये कम्युनिस्ट पार्टी के ही नेता थे, लेकिन बाद में इन्होंने कम्युनिस्ट शासन को मानने से मना कर दिया। आई बात बच्चों समझ में? तो आप सबको समझ आ गया होगा। देखो बच्चों, जो ये देश अलग हुए, रूस, बेलारूस और यूक्रेन, ये जो तीन देश अलग हुए, इन देशों ने अपनी जो साम्यवाद और समाजवाद के आधार पर जो चल रही था ना, जो इनका सिस्टम चल रहा था, उसको बदलने के लिए उसको पूंजीवाद कर दिया। ठीक है, उसको क्या किया? उसको पूंजीवाद कर दिया। जो देश थे बच्चों, इनका मानना था कि पूंजीवाद साम्यवाद और समाजवाद से बेहतर है, क्योंकि जिस देश ने पूंजीवाद को अपनाया हुआ है वो तरक्की करता हुआ जा रहा है। तो रूस ने क्या किया? सीधा साम्यवाद से समाजवाद की तरफ, या साम्यवाद और समाजवाद को छोड़ करके सीधा पूंजीवाद की तरफ बढ़ गया। ठीक है, और उसने साम्यवाद से समाजवाद तक जाने के लिए क्या अपनाई? शॉक थेरेपी। ठीक है बच्चों, शॉक थेरेपी अपनाई। अब हमें जानना होगा कि शॉक थेरेपी क्या है। ठीक है, और जब रूस ने शॉक थेरेपी अपनाई तो उसके क्या क्या परिणाम हुए। तो इंटरेस्टिंग लग रहा है बच्चों कि शॉक थेरेपी, ये कैसा नाम आ गया? तो जान लेते हैं, बने रहे वीडियो में। अगला क्वेश्चन है हमारा, शॉक थेरेपी क्या है। तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको बता दिया, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉक थेरेपी क्या है। देखो बच्चों, शॉक थेरेपी, आपको शॉक का मतलब आपको पता है? शॉक का मतलब होता है झटका। ठीक है, थेरेपी का मतलब होता है जब किसी काम को या किसी को उपचार देने के लिए जो ट्रीटमेंट होता है ना, उसको थेरेपी कहते हैं। तो इसकी जो शाब्दिक अर्थ होगा, यानी कि इस शब्द का जो अर्थ है वो है आघात पहुंचाकर उपचार करना। अर्थात बच्चों
चोट पहुंचा करके उपचार करना। आपने कई बार देखा होगा डॉक्टर ट्रीटमेंट देता है ना, कई बार मूवी में देखा होगा, वो ऐसे ऐसे करके जब उसके चेस्ट पे लगाते हैं तो वो एकदम कूद के पड़ता है, वो आघात पहुंचाकर उपचार का होता है। या जब हम ट्रीटमेंट देते हैं, हम हार्ट पर प्रेशर डालते हैं और आदमी को एकदम सांस आती है, तो वो भी आघात पहुंचाकर उपचार है। ठीक उसी तरीके से जो रूस की अर्थव्यवस्था थी या जो सोवियत संघ से जो राज्य जुड़े होते हैं उनकी अर्थव्यवस्था थी, वो बिल्कुल मराऊ हो चुकी थी, यानी कि मरने के कागार पर थी। तो इन देशों ने क्या किया, इन्होंने कहा कि हम एकदम से इसको चोट पहुंचाएंगे, यानी कि कुछ ऐसे स्टेप उठाएंगे जिनमें जोखिम तो है लेकिन उससे अर्थव्यवस्था सुधर सकती है। तो उसको क्या कहा गया, शॉक थेरेपी। तो बच्चों इसका अगर आपको लिखनी है लाइन, अगर आपको लिखना है तो इसका सिंपल सा मीनिंग बनेगा, शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। अर्थात सन 1991 के बाद यूएसएसआर से विघटित, ठीक है, विघटित हुए राज्यों ने, ठीक है, समाजवाद व साम्यवाद से पूंजीवाद या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था करने के लिए जो कदम उठाए उसे शॉक थेरेपी कहा गया। ठीक है, सन 1991 के बाद, ठीक है, जो भी राज्य यूएसएसआर से विघटित हुए थे उन्होंने पूंजीवाद अपनाने को या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाने के लिए जो जो कदम उठाए उनको शॉक थेरेपी कहा जाता है। अब देखो बच्चों, शॉक थेरेपी में हुआ क्या क्या था, तो किया क्या उन्होंने, ये भी जानना बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो बच्चों जितनी भी मिल्कियत थी या सरकारी संपदा, जितनी भी सरकारी संपदा थी उसका क्या कर दिया, निजीकरण कर दिया। जितनी भी सरकारी संपत्ति थी सारी निजी हाथों में बेच दी। ठीक है, और क्या किया बच्चों, सहकारी फर्म की जगह, सहकारी फर्म बच्चों जो सबके साझे में चल रहे हैं ना, ठीक है, साझा या साझा फर्म की जगह, साझे फर्म की जगह निजी फर्म, फर्म मतलब फैक्ट्री या इंडस्ट्री, निजी फर्म अपनाए। जितने भी साझे फर्म थे सारे बेच दिए। ठीक है, और फ्री ट्रेड, क्या पॉलिसी अपनाई, फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड कि ट्रेड बढ़ाने के लिए, व्यापार बढ़ाने के लिए उस पर कोई भी उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, फ्री ट्रेड कर दिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बाहरी लोग भी या बाहर के देश भी इन्वेस्टमेंट कर सके। तो शॉक थेरेपी के तहत ये बच्चों मेजर कदम उठाए गए और ऐसा अनुमान लगाया गया कि अर्थव्यवस्था में सुधार आ जाएगा। लेकिन बच्चों आपको जानकर हैरानी होगी, ये सारे कदम उठाने के बाद भी, पूंजीवाद करने के बाद भी क्या किया, क्या हुआ क्या कि इनकी अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो गई। क्यों हो गई वो हम आगे जानेंगे। देखो बच्चों, कोई भी चीज़ अगर हम ज़्यादा तेज़ी से करेंगे या एकदम से चेंज लाने की कोशिश, किसी भी सिस्टम में अगर हम एकदम से चेंज लाने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, उस सिस्टम का ख़राब होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक वही रूस के साथ भी हुआ। अगर आप बच्चों चाइना को देखोगे तो चाइना भी एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट चाइना में भी है, चाइना में भी साम्यवाद है, लेकिन चाइना ने धीरे धीरे ठीक है, धीरे धीरे अपनी अर्थव्यवस्था को खोला। ठीक है, 1972 में अमेरिका के साथ संबंध बनाए, 1978 में प्राइवेटाइजेशन कर दिया। तो धीरे धीरे कदम उठाए। इन्होंने क्या किया, एकदम से अपनी अर्थव्यवस्था को चेंज करने का प्रयास किया और उसके नुकसान हुए, उसके कुछ परिणाम हुए। वो परिणाम हम जानेंगे अगले को। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शॉक थेरेपी के परिणाम क्या हुए। देखो, शॉक थेरेपी के जितने भी परिणाम हुए सारे नकारात्मक हुए। सबसे पहला जो परिणाम हुआ वो था बच्चों गैराज सेल। ठीक है, अब आप सोचोगे कि यार गैराज सेल क्या था। देखो, 1 नंबर में एक क्वेश्चन आता है तो इसको पक्का रट लेना, हमेशा 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, गैराज सेल क्या है। तो बच्चों जो रूस के जो संसाधन थे, जो सरकार के पास जो रिसोर्सेज थे, उनको कम से कम दामों में बेचा गया। 90% उद्योगों को कम से कम दाम पर बेच दिया गया। उसको क्या कहा गया,
उसको कहा गया गैराज सेल। ठीक है, 90% उद्योगों को कम से कम दाम पर बेचा गया, उसको गैराज सेल कहा गया। ठीक है, और दूसरा बच्चों जो परिणाम हो वो था अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। जो उनकी अर्थव्यवस्था थी वो बिल्कुल ही बर्बाद हो गई, पहले बर्बाद थी फिर और भी ज़्यादा बर्बाद हो गई। और बच्चों उसके साथ साथ रूबल, देखो एक क्वेश्चन आ जाता है रूस की मुद्रा कौन सी है, रूस की मुद्रा है रूबल, तो रूस की जो मुद्रा थी रूबल उसके मूल्य में भी गिरावट आ गई। ठीक है, रूस की मुद्रा जो रूबल थी उसके मूल्य में भी लगातार गिरावट आने लगी और मुद्रास्फीति बढ़ गई। मुद्रास्फीति का मतलब इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। ठीक है, रूस में महंगाई भी बढ़ती चली गई और माफिया वर्ग का उदय हुआ। माफिया वर्ग बच्चों वो वर्ग था जिसके हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग थे। देखो कुछ अमीर लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग कम से कम दाम पर खरीद लिए, तो वो क्या बन गए, वो माफिया बन गए। ठीक है, माफिया वर्ग का उदय हुआ। इन माफिया वर्ग के कारण बच्चों क्या हुआ, आर्थिक असमानता बढ़ गई। क्या हुआ, आर्थिक असमानता, यानी कि कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा अमीर हो गए और कुछ लोग गरीब ही रह गए। और साथ साथ में बच्चों जो सबसे बड़ा परिणाम हो वो होता राजनीतिक नियंत्रण कमज़ोर हुआ। देखो जल्दी में क्या किया उन्होंने, वो राजनीतिक लोकतांत्रिक करने के चक्कर में क्या किया, जितने अधिकार थे ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार क्या दिए, संविधान जल्दी में बनाया और ज़्यादा से ज़्यादा जो पावर थी वो दे दी राष्ट्रपति को। ठीक है, और राष्ट्रपति को ज़्यादा से ज़्यादा पावर देने के कारण वहाँ पर तानाशाही सिस्टम आ गया। इसके दो एग्जाम्पल आप देख सकते हो, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ये दो जगह थी जहाँ पर तानाशाही सिस्टम आ गया, राजनीतिक प्रणाली कमज़ोर हुई शॉक थेरेपी के कारण। तो 6 नंबर में आ जाता है क्वेश्चन, इसको पक्का याद करना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए बढ़ते हैं। तो बच्चों वीडियो ज़्यादा ना बड़ी हो इसलिए हम आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, सोवियत संघ के विघटन के परिणाम क्या हुए। जो 1991 में सोवियत संघ का डिसइंटीग्रेशन हो गया उसके परिणाम क्या हुए। देखो बच्चों उसका जो सबसे पहला परिणाम हुआ वो था शीत युद्ध की समाप्ति। देखो बच्चों शीत युद्ध किन के बीच चल रहा था, दो देशों के बीच चल रहा था, अमेरिका और यूएसएसआर। युद्ध कैसे खत्म होता है, या तो एक देश दूसरे देश को हरा दे, या दूसरा देश सरेंडर कर ले, या दूसरा देश अपने आप खत्म हो जाए। तो क्या हुआ, यूएसएसआर अपने आप खत्म हो गया, तो अब शीत युद्ध की भी समाप्ति हो गई। दूसरा परिणाम हुआ वो हुआ दो ध्रुवीय विश्व का अंत। देखो बच्चों क्या था, दो ध्रुवीय विश्व, एक तरफ अमेरिका और उसका गुट था, अमेरिकी गुट, ठीक है, दूसरी तरफ यूएसएसआर और यूएसएसआर का गुट था। जिसने मेरा शीत युद्ध वाली वीडियो नहीं देखी है वो जाकर देखे, आपको पता चलेगा। और विश्व क्या था, दो भागों में बटा हुआ था। आधा विश्व अमेरिका का समर्थन करता था, विश्व का वेस्टर्न हिस्सा, और जो ईस्टर्न हिस्सा था आधा हिस्सा वो यूएसएसआर को समर्थन करता था। ऐसे में क्या हुआ बच्चों, यूएसएसआर का अंत हो गया, यूएसएसआर का अंत हो गया, ठीक है। तो दो ध्रुवीय विश्व का भी अंत हो गया। अब अमेरिकी वर्चस्व का उदय। देखो बच्चों दुनिया में एक ही देश सबसे ताकतवर बचा। कौन सा देश एक ताकतवर बचा, अमेरिका, ठीक है। अब दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है जो अमेरिका को टक्कर दे सके। अब ऐसा कोई भी देश नहीं बचा जो अमेरिका को टक्कर दे सकता था। इसलिए दो ध्रुवीय विश्व की जगह अब एक ध्रुवीय, क्योंकि एक देश बचा हुआ है, एक ध्रुवीय विश्व का उदय हुआ, ठीक है। और उस एक ध्रुवीय विश्व में अमेरिका का वर्चस्व है। तो ये भी पॉइंट बच्चों आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट, पूंजीवादी विचारधारा का वर्चस्व। देखो बच्चों जैसे यूएसएसआर खत्म हुआ उसके साथ ही पूंजीवादी व्यवस्था भी खत्म हो गई। अगर आज आप देखोगे तो दुनिया में सिर्फ 3 देश, क्यूबा, चीन और तो हो गया। आज अगर आप देखोगे बच्चों दुनिया में सभी देश अगर ज़्यादा से ज़्यादा चाइना को छोड़कर और क्यूबा को छोड़कर किस विचारधारा पर आधारित है, पूंजीवादी विचारधारा पर आधारित है, ठीक है। और जैसे यूएसएसआर का बच्चों विघटन हुआ, WB वर्ल्ड बैंक, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और IMF,
ठीक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये क्या करने लगे, ये विकासशील देशों को लोन देने लगे, ठीक है। और अपने लोन के आधार पर ये शर्तें रखवाने लगे कि उनको अपनी अर्थव्यवस्था कैसी करनी होगी, पूंजीवादी, ठीक है। तो पूंजीवादी विचारधारा का वर्चस्व दिखने लगा। आप देख सकते हो कि दुनिया में आज सभी देश पूंजीवादी हैं। और उसके साथ साथ बच्चों क्या हुआ, नए देशों का उदय हुआ, ठीक है। ये यूएसएसआर टूट गया, इससे अलग अलग देश निकले और नए देशों का उदय हुआ। और बच्चों रूस की कमज़ोर स्थिति, अगला पॉइंट है रूस की कमज़ोर स्थिति। रूस ने शॉक थेरेपी अपनाई, शॉक थेरेपी अपनाने के बाद क्या हुआ, उसकी अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो गई और रूस की थोड़ी सी कमज़ोर स्थिति सामने आई। तो बच्चों आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और तो कमेंट करके लाइक करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी करें और शेयर भी करें। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम जानेंगे, इसी चैप्टर को हम शुरू करेंगे, 5 या 6 मिनट की वीडियो बना लेंगे जिसमें हम जानेंगे भारत के यूएसएसआर और रूस के साथ संबंध, ठीक है। और उसके साथ साथ बच्चों एक नया टॉपिक जुड़ा है, अभी सिलेबस जो चेंज हुआ है 2020 का, उसमें नया टॉपिक जुड़ा है अरब क्रांति। क्या, कौन सी क्रांति, अरब क्रांति। तो ये भी हम जानेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है बच्चों। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।